नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का। यूपीएससी, पीसीएस और आने वाले सभी एग्जाम एसएससी सहित जहाँ जहाँ ज्योग्राफी आएगा उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास हमारी चल रही है। वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। आज हम कोई मोटिवेशन कोट पे बात नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति को उसकी स्थिति मोटिवेट नहीं कर सकती उसको भैया जीवन में कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, लेकिन भैया वीडियो को शेयर करते हैं, हम जल्दी से जल्दी करते हैं बात। पहला क्वेश्चन है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो बताइए हिम रेखा इनमें से किसके बीच होती है? 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा? तो हिमालय में जो हिमरेखा होती है भैया वो होती है प्यारे बच्चों कहाँ से? वो मिलेगी तुम्हें 4000 से 6000 मीटर के बीच कहीं ना कहीं मिलेगी। तो आंसर है पहला। क्या आंसर है प्यारे बच्चों? पहला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? अक्साई चीन में है, चीन के पूर्व में है, लेह के पूर्व में है, गिलगित के उत्तर में है, या नुब्रा घाटी के उत्तर में है? बताइए जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा? तो सियाचिन जो है ना भैया नुब्रा घाटी के उत्तर में मिलेगा आपको, नुब्रा घाटी के उत्तर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नुब्रा घाटी भी कहाँ है? तो भैया याद रखना ये लद्दाख में, और सियाचिन भी लद्दाख में। तो नुब्रा घाटी के उत्तर में क्या मिलेगा? सियाचिन। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन। अगला क्वेश्चन, ग्लेशियर भी है। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? बताइए। सियाचिन, वाल्टोरो, चोगोलुंगमा या वियाइफो? तो बताइए इनमें सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भैया सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ही है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन भैया सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सा है? तो बताओ इनमें से बताओ कौन सा है। इसमें ऑप्शन में सियाचिन नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन सा होगा, जल्दी से बताएं। कंचनजंगा, रुंडुंग, गंगोत्री या केदारनाथ? तो बताइए प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा होगा? वीडियो को लगातार शेयर करते रहो। तो इनमें भैया सबसे बड़ा कौन सा है? इनमें है गंगोत्री। इन चारों में सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? बताइए। ससाइनी, गंगोत्री, जेमू, सियाचिन? तो बताओ जल्दी से इनमें से कौन सा होगा? तो भैया इनमें से अगर सियाचिन ऑप्शन में तो सियाचिन होगा, गंगोत्री से भी बड़ा है। चलो अगला क्वेश्चन, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ? केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, या केदारनाथ मंदिर के पूर्व में? बताओ प्यारे बच्चों जल्दी से, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर है? तो याद रखना भैया चौराबाड़ी ग्लेशियर मिलेगा केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। कहाँ मिलेगा? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में मिलेगा प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है? हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। तो बताइए हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति क्या है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ें। तो याद रखना जो हिमालय के ग्लेशियर भैया सबसे तेज गति से क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं। तो सबसे अधिक गति है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की। अगला क्वेश्चन, निम्न हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं परिक्षेत्र में स्थित है? तो बताइए इनमें से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मिलेगा? बताएं जल्दी से। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, हिस्पार, जेमू, मिलाम या रूपल? तो भैया कौन सा होगा? मिलाम पड़ता है यहाँ पर। मिलाम है उत्तराखंड के कुमाऊं वाले क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, मिलाई भैया एक ग्लेशियर है और वहाँ से कौन सी नदी निकलती है वो आपको मिलानी है। तो मिलाए किसका किसके साथ मैच हो रहा है? चलो बंदरपूछ यमुना, हाँ यमुना भैया यमुनोत्री के बंदरपूछ से निकलती है, सही बात है। 12 सिकरी चेनाब से निकलती है, ये भी सही बात है। तो मिलाम मंदाकिनी नहीं। मिलाम तो अभी आपने देखा मिलाम कहाँ है? तो मिलाम है भैया कहाँ? कुलांग उत्तराखंड में। तो मंदाकिनी तो है नहीं। सियाचिन, नुब्रा घाटी बिल्कुल ठीक है, नुब्रा घाटी के पास ही सियाचिन। जेमू, मानस नहीं। तो भाई 1 2 4 सही है।
यही सही है, बाकी पांचवा और तीसरा गलत है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ तो किस काल के, ये पूछना ये चाह रहे हैं कि जो दक्कन के पठार का जो इत्र वहाँ वो बेसाल्ट के लावा से बना हुआ है तो वो किस काल का है? क्रेटिसियस काल का है, प्लेस्टोसीन काल का है, कार्बोनिफेरस काल का है या मायोसीन काल का है? तो बताइए वो किस काल का है। भैया वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का भैया काम करेंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और ये नहीं, सारी की सारी क्लासेस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को आप शेयर करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहो। तो बता दो प्यारे बच्चों किस युग की है। तो याद रखना जो दक्कन के पठार का जो बेसाल्ट निर्मित है वो क्रेटिसियस काल का है। किस काल का प्यारे बच्चों? क्रेटिसियस काल का। तो याद रखना। मेघालय पठार का भाग है तो बताइए इनमें से कौन सा मेघालय पठार का भाग है? हिमालय श्रेणी का, मेघालय जो है हिमालय श्रेणी का भाग है क्या? प्रायद्वीपीय खंड का भाग है? पूर्वी घाट के पर्वतों का भाग है? सतपुड़ा श्रेणी का भाग? तो बताइए प्यारे बच्चों, तो प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है वही उसका ही भाग है मेघालय का पठार भी। ठीक है, मालदा गैप के आने के कारण मालदा गैप था वो फेल हो गया अब, तो अब दोनों अलग अलग दिखते हैं, वरना मेघालय जो है प्यारे बच्चों प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है। अगला क्वेश्चन, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए किससे? भारत में जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत हैं, ये भारत के जो प्रायद्वीपीय पर्वत हैं वो किसके बने हैं? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इयोजोइक महाकल्प में बने थे, पैलियोजोइक महाकल्प में बने थे, मेसोजोइक महाकल्प में बने थे या सेनोजोइक महाकल्प में बने थे? तो भैया ये बने थे प्यारे बच्चों कब? सेनोजोइक महाकल्प में। तो प्रायद्वीपीय पठार कब बना था? सेनोजोइक। याद रखना। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? बताओ क्या कारण है कि धनबाद छोटा नागपुर में बहुत ज़्यादा बसा हुआ है? क्या रीजन है? उपजाऊ मिट्टी है क्या? दामोदर की निकलने वाली नहरों द्वारा सिंचाई भी हो जाती है क्या? ऐसा है? कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि पाया जाता है क्या? इसलिए आबादी ज़्यादा है धनबाद में छोटा नागपुर पठार के? या खनन उद्योग का विकास और उद्योगीकरण हुआ या उपरोक्त सभी हुआ? तो क्या है बच्चों? तो याद रखना खनन उद्योग के कारण है, वहाँ खनन उद्योग है और औद्योगिक विकास हो रहा है, तो इसलिए वहाँ छोटा नागपुर का जो धनबाद इलाका है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो घना बसा इलाका। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है, एक गर्त है, एक पदसतली है, पदसतली या एक समप्राय भूमि है? तो बताइए छोटा नागपुर क्या है? तो याद रखना छोटा नागपुर जो है, तो बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा? तो ये क्या है? एक अग्रगंभीर है भैया। छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर क्षेत्र है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कह सकते हैं इसकी जो ढाल है ना बड़ी तीव्र है, इसलिए अग्रगंभीर कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन भैया देखो, नीचे दिए गए चित्र आपको दे रखा है और चित्र में कुछ आपको ABCD दे रखे हैं। देखो दिख रहा है ABCD, 4 आपको दिख रहे हैं अच्छे से। तो बताइए ABCD में A क्या है? बताओ जल्दी से, A क्या होगा? तो A जो है वो नर्मदा ताप्ती का जो रिफ्ट वैली है वो है ना, ये तो रिफ्ट वैली है जिनमें से ये बहती हैं, तो A तो क्या हो गया? रिफ्ट वैली हो गया। चलो B देखो, B क्या है? B जो दिख रहा है आपको छत्तीसगढ़ का मैदान है भैया, है ना, तो ऑप्शन A के साथ चल रहे हैं अभी तो। चलो और देखते हैं C क्या है? तो C जो है प्यारे बच्चों वो दिखेगा आपको छोटा नागपुर का पठार, तो ऑप्शन नंबर C छोटा नागपुर का पठार आते ही ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तीसरा, C यानी तीसरा। ये जो है वो जो है ये जो क्षेत्र प्यारे बच्चों ये किसका है? ये रिफ्ट वैली है। ये जो है B ये छत्तीसगढ़ का मैदान है प्यारे बच्चों, और जो C है ये छोटा नागपुर का पठार है, और जो ये है वर्षा छाया क्षेत्र है, वृष्टि छाया क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होती है। पश्चिमी घाट के इस क्षेत्र में वर्षा जो क्षेत्र है वृष्टि छाया क्षेत्र है ये। तो ये है प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो आप। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? आंसर है C। अरावली एक विंध्यन श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? बताओ प्यारे बच्चों, अरावली और विंध्यन पर्वतों के बीच कौन सा पठार पाया जाता है? अरावली कहाँ है? अरावली दिल्ली से शुरू होकर गुजरात तक जाती है, और जो अरावली ये है विंध्य श्रृंखलाएं जो वो मध्य प्रदेश में मिलेंगे। तो बताइए इन दोनों के बीच जो श्रृंखला है वो कौन सी है? तो बताओ जल्दी से।
तो भैया बताइए क्या मालवा का पठार है, छोटा नागपुर है, दक्कन का पठार है, सब नीचे पड़ेंगे, लेकिन मालवा का पठार जो गुजरात वाला रीजन, मध्य प्रदेश वाला, वो पड़ता है ना भैया। अरावली और विंध्यन पर्वत के बीच मालवा का पठार पड़ता है। अगला क्वेश्चन, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ है बताओ। जो दंडकारण्य क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ मिलेगा आपको। छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में प्यारे बच्चों, या आप ऑप्शन अगला क्या है, झारखंड एवं उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। तो बताइए कहाँ है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाया जाता है दंडकारण्य पठार। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का क्षेत्र दंडकारण्य पठार का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो बता दो। अब छत्तीसगढ़ उड़ीसा दोनों अलग अलग है, तो सबसे ज़्यादा बताइए किस क्षेत्र में है दंडकारण्य, तो बताओ जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर आप नहीं दे सकते, मैंने बताया 2 क्षेत्रों में, तो छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, और ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं, ऑप्शन आपको 2 दे रखे हैं। तो आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना। तो ये रहा, उपरोक्त में से एक से अधिक ये आंसर होगा, है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी है। अगले क्वेश्चन तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है, उत्तरी में, पूर्वी में, मध्यवर्ती में, पश्चिम में। तो बताइए दंडकारण्य पठार जो है वो भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है, तो जल्दी से बताओ। तो याद रखना ये मध्यवर्ती भाग में पड़ता है ना, तो मध्यवर्ती क्षेत्र में पड़ता है, छोटा नागपुर की तरफ, तो मध्यवर्ती भाग, ना साउथ में ना नॉर्थ में, मध्यवर्ती भाग में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, अगला, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा पहाड़ियाँ, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो बताइए भूतात्विक दृष्टि से कौन सा पुराना। रोहतास का पठार है, उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ हैं, खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं, उत्तर गंगा पहाड़ियाँ हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा। तो याद रखना जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं ना वो सबसे पुरानी है प्यारे बच्चों, खड़गपुर की पहाड़ियाँ क्या है, सबसे पुरानी है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाले, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अच्छा, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, बताओ। भूविन पहाड़ियाँ नहीं है, गारो भी है भैया, जयंतिया भी है, खासी भी है, तो बताइए। तो याद रखना गारो, खासी, जयंतिया तो मेघालय में पड़ती है, तो भूविन नहीं पड़ता, बस जो भुवन पहाड़ी है वो नहीं है मेघालय का भाग। जो भुवन पहाड़ी हिल्स है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिलेंगे, ठीक है, तो याद रखना। और पूर्वोत्तर में कहाँ, मिजोरम में, मिजो हिल्स के भाग है, मिजोरम के हिल्स है ना, जो मिजोरम की जो पहाड़ियाँ उसका भाग है ये भुवन पहाड़ियाँ, मेघालय का नहीं। मेघालय क्या है, गारो, खासी, जयंतिया प्यारे बच्चों। ये भुवन जो है मिजो हिल्स यानी मिजोरम की पहाड़ियों का ही भाग है प्यारे बच्चों, भुवन मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन, अच्छा, निम्न में से आप लोग सामने, निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। मतलब मुंबई से नापते हैं, चेन्नई से नापते हैं, कोचीन से नापते हैं, या विशाखापट्टनम से। याद रखना मुंबई कहाँ से, चेन्नई से मापा जाता है भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। कहाँ से, चेन्नई से प्यारे बच्चों, चेन्नई से ही समुद्र तल मापा जाता है भारत में। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में समुद्र तल कहाँ से मापा जाता है, या औसत समुद्र तल कहाँ से नापा जाता है। तो आप आंसर करेंगे प्यारे बच्चों, चेन्नई से मापा जाता है। वीडियो को शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, बिल्कुल आपकी नॉलेज बढ़ाएगी और आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी प्यारे बच्चे। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार, तो बताइए तट से 3 समुद्री मील तक होता है, तट से 6 समुद्री मील तक होता है, तट से 12 समुद्री मील तक होता है, या तट से 24 समुद्री मील तक होता है। तो बताइए कितना होता है भैया। तो याद रखना तट से 12 समुद्री मील तक उसी क्षेत्र का क्या, उसी जैसे भारत का है, तो भारत में जो हिंद महासागर में 12 किलोमीटर, अरब सागर में भी, बंगाल खाड़ी में 12 समुद्री मील तक किसका हिस्सा होगा, उसके तट से लेकर वो उसी देश का होता है। भारत के आसपास है तो भारत का होगा। समुद्र में 12 किलोमीटर तक जगह होती है किसकी, प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है उसी जो। उसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ तक होता है, वो होता है भैया 200 समुद्री मील तक। अगला क्वेश्चन, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, बता दीजिए जल्दी है। भारत की जो तटरेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो भैया 75.16 है। तो 7500 यहाँ औसत कितना है, 7516 होता है। अगर हमें औसत की बात कर लेंगे तो 7500 है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। भारत की तटरेखा 6200 किलोमीटर लंबी है, 6100 किलोमीटर लंबी है, 5985 किलोमीटर लंबी है, 7516 किलोमीटर है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, बताओ जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बताइए भारत की समुद्री जो तटरेखा उसकी लंबाई कितनी है, मतलब किसकी सबसे, अच्छा भारत की तो कर रहे हो, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी तो हमने बात की तो वही तो सीधा सीधा आपको आंसर दिया हुआ है। तो भारत की जो तटरेखा है वो कितनी है,
ऑप्शन, तो भारत की जो तटरेखा भैया 7516 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कुल मिला के भारत के निम्न राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो भैया गुजरात की है, याद रखना। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य की तटरेखा लगे हुए हैं? तो बताओ भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो याद रखना भैया, भारत के जो 9 राज्य हैं वो किससे तटरेखा से लगे हुए हैं प्यारे बच्चों? कितने लगे हुए हैं? 9 राज्य। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भैया। अच्छा 9 कौन कौन से बताओ? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, और बताओ केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, है ना भैया, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, तो ये सब लगे हुए, और एक कर्नाटक भी। ये सब किससे लगे हुए हैं? ये समुद्र 9 राज्य हैं जो किससे लगे हुए हैं? तटरेखा है इनकी जो समुद्र से लगते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक है। तो रत्नाकर नामक सूचक क्या था? अरब सागर का था, बंगाल की खाड़ी थी रत्नाकर, या हिंद महासागर का, या प्रयाग में गंगा यमुना पौराणिक नदी सरस्वती के संगमन को रत्नाकर कहते थे? तो बताइए जल्दी से, रत्नाकर किसको कहते थे? तो रत्नाकर कहते थे भैया हिंद महासागर को। ऐतिहासिक काल में रत्नाकर किस नाम से जाना, किसको कहते थे? हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से जाना जाता था। ठीक है मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो को तो याद रखना। तो जो है साक्ष्य मिले उनमें किसका हिंद महासागर का नाम क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? आपको रत्नाकर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, शेयर नहीं कर रहे आप, शेयर करो जल्दी जल्दी। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है कैसे? लहरों से, ज्वार भाटों से, धाराओं से, या सुनामी लहरों से? तो बताइए सबसे ज़्यादा जो मृदा अपरदन होगा, मृदा का जो कटाव होता है, और तटीय अपरदन यानी जो तट को काटती हैं, तो बताओ सबसे ज़्यादा किससे होता है? जल्दी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सबसे ज़्यादा तटीय अपरदन किससे होगा? तो याद रखना भैया लहर करती है। भाई समुद्र में लहर ही तो आती है, तट लहर से टकराती है, लहर जब तटों से टकराएंगी तो कटाव करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए, बताइए। ये शहर जो है कैसे करना आपको? पश्चिम तटीय, चलो देखते हैं। तो पश्चिम तटीय शहरों को पर विचार कर दिए, उत्तर से दक्षिण मिलाना है ना। देखो लिखा हुआ क्या मिलाना है? उत्तर से दक्षिण। उत्तर में कौन सा, दक्षिण में कौन सा, दक्षिण में, ऐसे करते हुए चलो देखते हैं भैया। सबसे पहले जंजीरा, क्योंकि जंजीरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो रायगढ़ वहाँ जंजीरा था, तो एक तो ये हो गया पहले नंबर में, तो पहला ही है। चलो देखते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे इन चारों में सिंधुदुर्ग है। सिंधुदुर्ग जो है वो भी महाराष्ट्र के सिंधु में पड़ता है, सिंधुदुर्ग में। तो दूसरा ये हो गया। चलो इसके बाद ये पड़ता है, उसके बाद अच्छा सॉरी सिंधुदुर्ग तो ये है ना, सिंधुदुर्ग ये पड़ता है दूसरा, ये 2 पे है। चलो और देखते हैं। उसके बाद है कुन्नूर, तीसरे पे कुन्नूर। अच्छा कुन्नूर है कहाँ? केरल में है। इसके बाद नागर की तमिलनाडु में, तो ये चौथे पे आएगा। तो क्या होगा? 1 4 2 3, 1 4 2 3 का, तो ये आंसर है डी। क्या आंसर पे बच्चों? डी, क्योंकि जंजीरा जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में तो ये भी है, लेकिन जंजीरा ऊपर पड़ता है, ये इस पर पड़ता है। फिर कुन्नूर की बात करें, ये केरल में है कुन्नूर, ये तमिलनाडु में। तो ऐसे करके आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। ठीक है जी, वहाँ डेनमार्क की चौकी थी। ये अनूठा नगर, इसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें, उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान बताइए कौन सा? तो बताइए इनमें से इस किस स्थान की ये बात कर रहे हैं? तमिलनाडु तट की ये बात कर रहे हैं, केरल तट की बात कर रहे हैं, जो इतनी सारी बातें इन्होंने बताई, कर्नाटक तट की बात कर रहे हैं, या गोवा तट की? डेनमार्क वादी मिलेंगे। बात भी किसकी कर रहे हैं? ये डेनमार्क। तो डेनमार्क वाले भैया कहाँ सेटल डाउन हुए थे? तमिलनाडु। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? तमिलनाडु कि भैया ये कह रहे हैं वहाँ डेनमार्क की चौकी मिल जाएंगी, एक अनूठा नगर है, दुर्ग भी है, सुंदर गिरजाघर भी है, जेरूसलम की सूनी सड़कें मिल जाएंगी वहाँ तुम्हें। ठीक है, उजड़
तटाग्र सब कुछ मिलेगा, और अद्भुत रत्न भी। तो तमिलनाडु तट की बात कर रहे हैं। अच्छा, मानचित्र को ध्यान से देखना है। चलो देख रहे हैं, ये रहा मानचित्र। भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग द्योदित करते हैं। अच्छा, समुद्र तट प्रदूषण का क्षेत्र था। लवण गहनता सममान रेखा की बात कर रहे हैं। क्या ये लवण गहनता लवण गहनता समान की बात कर रहे हैं। वे क्षेत्र जिनका प्रभुसत्ता विस्तार था, या अंतर्जलीय उच्चावर रेखा की बात कर रहे हैं। तो ये बताइए, तो ये क्षेत्र जो आपको दिख रहे हैं, ये रीजन जो है वो किसका है? तो याद रखना, ये अंतर्जलीय उच्चावच था। ये किसका क्षेत्र है प्यारे बच्चों? ये बात कर रहे हैं अंतर्जलीय उच्चावच का। तो आंसर क्या है? अंतर्जलीय उच्चावच। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो बताइए इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पर है, कौन कौन से? तो बताओ जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक तो मैंने आपको बताया था जलजीरा महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र ये तो आएगा ही आएगा, तो पहला है। और जहाँ पहला नहीं है वहाँ से उड़ा दो, तो या तो एक आंसर होगा या लास्ट वाला होगा। इन दोनों में से आंसर होना है, और कोई होना नहीं। चलो दूसरा, अगर मैं उडुपी की बात करूँ तो उडुपी कर्नाटक में है। ये कहाँ है प्यारे बच्चों? उडुपी कर्नाटक में है, तो ये भी होगा। उडुपी कहाँ है? तो उडुपी है प्यारे बच्चों कर्नाटक में, है ना। चलो ये होगा कर्नाटक, ये महाराष्ट्र में है। चलो, और ही विले की अगर मैं बात करूँ, अच्छा तूतीकोरिन कहाँ है? तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु किस साइड पड़ता है? ये पूर्वी घाट में। तो ये तो होगा नहीं, है ना भैया। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसको घटा दो आप, और देखते हैं। ये तो आपको हटाना ही पड़ेगा, तो ये तो होगा नहीं। चलो और समझते हैं फिर कौन सा होगा जब ये होगा नहीं तो। अब ओरोविले की बात करता हूँ। ओरोविले जो है, आप ओरोविले को देखेंगे तो ओरोविले जो है ना, तो ओरोविले जो मिलेगा इधर तो मिलेगा नहीं। ओरोविले जो तो मिलेगा, तो ओरोविले क्षेत्र ये भी आंध्र प्रदेश के आसपास का, तो 1 और 2 ही है बस, है ना। तो क्या बच्चों, 1 और 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एकदम प्यारा क्वेश्चन था, और बिल्कुल एकदम अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? वीडियो को शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ें। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली, और ये नहीं, सारी की सारी क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहो। चलो बात करते हैं। अब हमारे पास जो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कर दीजिए। चलो एक बार तो एक तरफ सागर पुलिन दिए हुए, दूसरे राज्य दिए हुए हैं। चलो देखते मिलाते भैया। पुलिन यानी बीच। पुलिन क्या भैया? बीच है, ठीक है। बीचों के नाम सुना होगा, बीच पे घूम के आते हैं, तो वही बीच है, ये बीच, ठीक है। तो बीच है, तो देखते भैया कौन सा बीच कहाँ पर है। जैसे आपने देखा कि दीघा दिया हुआ है, गोपालपुर, कलांगुट या मरीना, तो ये किस किस राज्य में कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, तो वो आपको देखना है ना भैया। चलो देखते हैं। अच्छा, दीघा जो पश्चिम बंगाल का है ना, दीघा बीच मिलेगा पश्चिम बंगाल, तो पहले का दूसरा है, तो ऑप्शन या तो बी होगा या सी आंसर होगा, यही तो होगा। चलो और देखते हैं। अच्छा, दूसरा जो गोपालपुर है, गोपालपुर आपको मिलेगा उड़ीसा में। गोपालपुर उड़ीसा का भाग है, तो तीसरा बी का तीसरा, तो आंसर तो आ गया हमारा ये। आंसर क्या प्यारे बच्चों? बी। तो मिला लो, जो दीघा पश्चिम बंगाल का है, गोपालपुर उड़ीसा का है, कालांगुट गोवा में है। अच्छा, कालांगुट गोवा में है, वो मरीना बीच गोवा का सबसे बड़ा बीच है। तमिलनाडु में थोड़ी ना मरीना बीच, कालांगुट तमिलनाडु में, मरीना बीच ये। तो सी का चौथा है, और डी का चौथा। ये आंसर ये है प्यारे बच्चों, आंसर ये मिलेगा। आंसर है सी। दीघा पश्चिम बंगाल में है, और गोपालपुर है वो मिलेगा तुम्हें तमिलनाडु में, और कालांगुट जो मिलेगा उड़ीसा में, और मरीना गोवा में, ये है। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों कौन सा? सी। अगले क्वेश्चन तक चलें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सारे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु का आंध्र प्रदेश के तट का नाम बताएं, तो बताएं जल्दी से। तमिलनाडु है आंध्र प्रदेश का। अच्छा, एक बार चेक करना प्यारे बच्चों, देखो समझना। चलो करते हैं चेक। इसका आंसर बी ही है, क्योंकि मेरीना तमिलनाडु में ही है प्यारे बच्चों, गोवा में नहीं है।
मेरे को लगा तो गोवा में मेरीना गोवा का सबसे बड़ा बीच है, नहीं तो वो तमिलनाडु का सबसे बड़ा बीच है। ठीक है, तो याद रखना। तो आंसर इसका बी ही है। ठीक है, बी ही है। मेरीना तमिलनाडु में है, गोपालपुर उड़ीसा में है। ठीक है, दीघा पश्चिम बंगाल में, कालांगुट गोवा में। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश तट का नाम बताएं, नाम क्या है? बताओ जल्दी से। तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल है, मालाबार है, उत्तरी सरकार है या कोकण है? देखो यहाँ दिख रहा है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के, उसका क्या नाम है? कोरोमंडल। तो क्या प्यारे बच्चों? कोरोमंडल। तो क्या आंसर है? कोरोमंडल। देखो उसको भी देखो, वहाँ लिखा हुआ है, ये सबको देखना। अच्छा, जो ये काठियावाड़, ये गुजरात का जो रीजन है, ये काठियावाड़ तट बोलते हैं। गुजरात से लेकर यहाँ तक जो इसको कोंकण तट बोलते हैं। पर गुजरात वाला काठियावाड़ तट है, महाराष्ट्र का कोंकण है, इसको कनारा तट कहते हैं। ये कौन सा है? कर्नाटक और गोवा वाला। ठीक है भैया, गोवा से लेकर मंगलोर कर्नाटक जो उसको कनारा। ये मालाबार है, केरल वाला, केरल से नीचे ये तमिलनाडु तक, ये मालाबार तट है। और ये कोरोमंडल है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का कौन, ये उड़ीसा की तरफ उत्तरी सरकार, और लास्ट में पश्चिम बंगाल की तरफ है जो है वो कोंकण तट है। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है भैया, सारी क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कैमोरिन के मध्य स्थित है? बताइए, इनमें से कौन सा कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन के बीच स्थित है? देखो भैया, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन के बीच आपको क्या मिलने वाला है? जल्दी से बताएं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी की सारी क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि बताइए कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन के बीच कौन सा है? तो भैया वो कौन सा है? कृष्णा डेल्टा यहाँ है और केप कैमोरिन तक वो कोरोमंडल ही है। क्या प्यारे बच्चों? कोरोमंडल। निम्न में से किसे केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो भैया कन्याकुमारी को क्या कहते हैं? केप कैमोरिन। बिल्कुल सबसे निचला जो भाग है ये, इसको कहते हैं केप कैमोरिन। इसी को ही भैया केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो बताएं आप लोग जल्दी से। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह क्या है? क्या वो कर्नाटक तट है, मालाबार तट है, कोंकण तट है? तो पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी जो भाग है उसको किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? तो उसको कहते हैं भैया कोंकण तट। तो पश्चिमी घाट का जो तटीय मैदान है उसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जिसको सैडल पीक स्थित है, कहाँ है वो? वृहद निकोबार में है, मध्य अंडमान में है, लघु अंडमान में है या उत्तरी अंडमान में है? तो जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, कहाँ मिलेगा वो? तो याद रखना वो उत्तरी अंडमान में। कहाँ है वो? तो वो मिलेगा आपको उत्तरी अंडमान। तो जो सैडल पीक है भैया अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, वो है उत्तरी अंडमान के बीच है, वहीं मिलेगी उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? बताओ। तो बताओ, वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है। पूछने का तरीका, आंसर भैया सैडल पीक। उधर सैडल पीक कहाँ है इस बार पूछा, उधर इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक। अंडमान व निकोबार जो द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, अरब सागर में द्वीप समूह है, हिंद महासागर में द्वीप समूह है। भाई है तो बंगाल खाड़ी में, या द्वीप है या द्वीप समूह, ये आप बताएंगे। तो बताओ जल्दी से। तो याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है ना, द्वीपों के समूह है। तो आंसर है क्या? ये प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, 200 से ज़्यादा द्वीप हैं अंडमान निकोबार में और 36 द्वीप है कहाँ? लक्षद्वीप में, वो अलग है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। बताइए 10 डिग्री चैनल मिलेगा भैया, वो किस किस के बीच मिलेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएं जल्दी से, 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार के बीच है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। भैया क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आप शेयर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन की पूछने की प्रकृति समझना और कुछ नहीं है, बस कि द्वीपों के निम्न द्वीपों में के युग्मों में से कौन सा रिक्त 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में अलग हो? 10 डिग्री चैनल
तो भैया अंडमान निकोबार। बस प्योर हिंदी में पूछ लिया, 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो याद रखना अंडमान और निकोबार को। बस पूछने का अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्यारे बच्चों, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करो। चलो करते हैं। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। चलो देखते हैं सही बात है या गलत बात है। ठीक है भैया, तो अभी तक तो बिल्कुल सही लग रही है और सही बात है भी। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार में 140 किलोमीटर पूर्व पर है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो भैया कहीं नहीं है दूर दूर तक। पिछली बार बैरन द्वीप 1951 उद्गार हुआ था, तब यह निष्क्रिय बन गया। नहीं भैया, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तीसरा तो बिल्कुल, अगर तीसरा देखेंगे तो यहाँ भी तीसरा, यहाँ भी तीसरा, यहाँ भी तीसरा, आंसर है पहला। तो पहला ही सही है प्यारे बच्चों और गलत है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बैरन द्वीप स्थित है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में, चीन सागर में। तो बताइए कहाँ पर है बैरन द्वीप? तो बैरन द्वीप भैया बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में पड़ता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ? बैरन का, कार निकोबार का, लिटिल निकोबार का, उत्तरी अंडमान का। तो बताइए जल्दी से, तो भारत के किस ज्वालामुखी का उद्गार जो ज्वालामुखी से हुआ है? तो याद रखना बैरन ज्वालामुखी का, सॉरी बैरन जो ज्वालामुखी है ये भी एक ज्वालामुखी से ही उद्गार हुआ इस द्वीप का, बैरन का। अगला क्वेश्चन, इसको बैरन ज्वालामुखी के नाम से ही जानते हैं। निम्न में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, बैरन द्वीप। तो याद रखना भैया बैरन द्वीप है ज्वालामुखी द्वीप। अगला क्वेश्चन, तो ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है प्यारे बच्चों? हमारा बैरन द्वीप। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है कहाँ? चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप, गोदावरी के मुहाने के समीप। तो बताइए जल्दी से, श्रीहरिकोटा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर वो हमारा क्या है? तो याद रखना भैया वो पुलिकट झील के निकट पड़ता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे जो झील है पुलिकट झील, वहाँ पड़ता है आंध्र प्रदेश में। राम सेतु दो है जिसको आदम ब्रिज भी कहते हैं, शुरू हुआ कहाँ से शुरू होता है राम सेतु या एडम ब्रिज? तो भैया धनुषकोटी शुरू होता है, मंडप से शुरू होता है, पब्बन द्वीप से शुरू होता है, या रामेश्वरम से शुरू होता है? तो बताइए राम सेतु कहाँ से शुरू होता है प्यारे बच्चों? तो राम सेतु शुरू होता है धनुषकोटी से, ये धनुषकोटी से शुरू होता है प्यारे बच्चों। क्या? राम सेतु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। जो हमारा पब्बन द्वीप है उसका बिल्कुल अंतिम छोर है धनुषकोटी, वहाँ से शुरू होता है और इसकी श्रृंखला भैया श्रीलंका तक है, श्रीलंका के मन्नार द्वीप में तक जाती है भैया। ये कहाँ? ये श्रीलंका, धनुषकोटी से लेकर श्रीलंका तक है राम सेतु पुल या आदम ब्रिज। निम्न में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार की सबसे निकट है? सुमात्रा है, बोर्निया है, जावा है, श्रीलंका है। तो ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक इनमें से कौन सा है? तो याद रखना भैया सबसे नज़दीक है सुमात्रा, ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक है सुमात्रा प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। लक्षद्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, या प्रशांत महासागर में? तो बताइए कहाँ है लक्षद्वीप? तो लक्षद्वीप भैया अरब सागर में मिलेगा तुम्हें। लक्षद्वीप कहाँ मिलेगा प्यारे बच्चों? लक्षद्वीप मिलेगा अरब सागर में। अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस भाग को सामान्यतः प्रवाल द्वीप या एटॉल्स पाए जाते हैं? तो प्रवाल द्वीप कहाँ पाए जाते हैं भैया? सुंदरबन के निकट, खंबात की खाड़ी के निकट, लक्षद्वीप के निकट, या रामेश्वरम के निकट? तो याद रखना लक्षद्वीप कोरल रीफ से ही बना है पूरा का पूरा, तो लक्षद्वीप के निकट मिलेंगे आपको कोरल रीफ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? न्यू मूर है, कार निकोबार है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है? तो जल्दी से बताइए। तो लक्षद्वीप है भैया, वो है एक प्रवाल द्वीप। कोरल रीफ यानी प्रवाल द्वीप, यानी आप कह लो मूंगा या कैल्शियम कार्बोनेट के जो भी द्वीप बने ये प्रवाल द्वीप उनका बना। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप टापू कहाँ है? दक्षिण पश्चिम भारत में है, दक्षिण भारत में है, दक्षिण पूर्वी भारत में है, पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भाग में है? तो बताइए लक्षद्वीप टापू कहाँ मिलेगा तुम्हें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। लक्षद्वीप टापू मिलेगा तुम्हें दक्षिण पश्चिम भारत में। तो कहाँ मिलेंगे प्यारे बच्चे? ये मिलेंगे दक्षिण पश्चिम भारत में मिलेगा आपको लक्षद्वीप टापू, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो याद रखना भैया लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप। द्वीपों का समूह किसको कहते हैं बताइए? जो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, क्वेश्चन है लक्षद्वीप है उसमें कितने द्वीप? द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किसका बना है? तो प्यारे बच्चों किसका बना है?
प्रवाल उत्पत्ति यानी प्रवाल भित्तियों का बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ वीडियो को शेयर कर दो आप लोग, जल्दी जल्दी आप वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ें। इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे बच्चों। निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? बताओ किस में नहीं मिलती? कैम्बे की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बताएं जल्दी से प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बता दी जल्दी से प्रवाल भित्ति कहाँ है। तो याद रखना भैया, प्रवाल भित्ति है वो कैम्बे की खाड़ी में मिलती है ज़्यादातर, ठीक है ना, मन्नार में ना कच्छ में। तो कैम्बे की खाड़ी में ज़्यादा, लक्षद्वीप में। तो कैम्बे की खाड़ी में क्या मिलेंगे भैया आपको? तो याद रखना उधर मिलेंगे आपको। अच्छा, प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है क्वेश्चन है। तो कैम्बे की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में मिलती है, कच्छ में मिलती है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में मिलती है। तो सिर्फ कैम्बे की खाड़ी में आपको प्रवाल भित्ति नहीं मिलेंगी। नहीं पूछा है, इस पे जोड़ दिया करो नहीं। तो नहीं में तो कैम्बे की खाड़ी में नहीं है, बाकी सब में मिलेगा। आंसर क्या है? कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं मिलेंगी, वरना मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय इन सब में है। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा से सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो भारतीय तटरेखा से सबसे दूर की श्रेणी में आता है। भटकल है, अरनाला है, मिनिकॉय है, हेनरी है। तो बताइए भैया कौन सा है? मिनिकॉय। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी बिल्कुल नीचे मिनिकॉय आपको मिलेगा। दूर है, भारत के सीमा से थोड़ा दूरी पे पड़ता है, तो भारत के दूरस्थ द्वीप, मतलब जो भारत का ही हिस्सा है लेकिन थोड़ी दूर है, तो मिनिकॉय। निम्न में से द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत का एक श्रीलंका के मध्य है? तो बताइए भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा? एलिफेंटा निकोबार है, रामेश्वरम है, सालसेट है। तो बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम द्वीप। पब्बन द्वीप है, रामेश्वरम द्वीप है, तो ये है रामेश्वरम, भारत और श्रीलंका के बीच पड़ता है। अगला क्वेश्चन, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर पणजी है, रामेश्वरम है, पोर्ट ब्लेयर है या मुंबई है? तो बताइए एक ही द्वीप पर भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मुंबई है, सालसेट द्वीप पर है ना, सालसेट। तो सबसे बड़े एक ही द्वीप पर जो सबसे बड़ा शहर बसा है वो मुंबई बसा है, एक ही द्वीप पर। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप या सालसेट? तो बताइए कौन सा भैया? तो सबसे बड़ा जो है वो सालसेट, सालसेट द्वीप पर ही बसा है मुंबई आबादी। ठीक भैया, मुंबई से भी ज़्यादा आबादी वाला शहर मुंबई है, लेकिन वो द्वीप शहर नहीं है, तो इसलिए सब सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है वो अभी भी मुंबई है। आंसर उसका सालसेट द्वीप, मुंबई। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है, कहाँ है कोरी क्रीक? कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, भारत चीन के बीच है या भारत बांग्लादेश में? कोरी क्रीक। तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, और बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है और करने लायक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, जो सर क्रीक या कोरी क्रीक है कच्छ की खाड़ी में। विवाद भी चला था भारत और पाकिस्तान के बीच इसको लेकर। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर का चयन कर दीजिए। चलो देखते हैं भैया, द्वीप कहाँ है भैया? द्वीप खंबात की खाड़ी में। ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, खंबात की खाड़ी में है, ये तो हमने मान लिया है, ठीक है। तो डी का चौथा। चलो देख रहे थे आंसर क्या है, फिर हम आप आंसर मिलान करें, उसके बाद ही आपको पता चले कि भैया कौन सा कहाँ है, द्वीप कहाँ है, ये कहाँ है। तो देख लेते हैं कहाँ है, करते हैं द्वीप। तो मिलाइए भैया, बेंद श्योर कहाँ मिलेगा तुम्हें? भैया बेंद श्योर कर लो कच्छ की खाड़ी में। चलो अच्छा, एक से मिल गया आंसर ये, अगर एक भी पता तो आंसर आ रहा है। पीरम खंबात की खाड़ी में, द्वारका यहाँ है, द्वीप अरब सागर में। द्वीप कहाँ है? अरब सागर में। तो ये आपका सॉरी काठियावाड़ के रीजन में, तो आंसर तो इसका ही है। ठीक है पहले चल अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। अब बेन सियोदर की बात करें तो कच्छ की खाड़ी में, ठीक है भैया। पीरम की बात करें तो खंबात की खाड़ी में है, द्वारका की बात करें तो अरब सागर में, द्वीप की बात करें तो काठियावाड़ तट पे है। तो ठीक है, बिल्कुल आंसर क्या है? यही है भाई। बेन सियोर की बात करते तो कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में, ये रहा। चलो मार्कर में अगर चेंज भी करता हूँ, देखना दिख ही नहीं रहा। चलो कहाँ चले गए? हाँ देखो, बेन श्योर कहाँ पर है? तो ये भैया कच्छ की खाड़ी में। पीरम की बात करें तो पीरम कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। अगर हम बात करें द्वारका की, द्वारका कहाँ है? वो अरब सागर में। और द्वीप की बात करें तो द्वीप कहाँ है? काठियावाड़ में। तो ये आंसर है। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अच्छा, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच? अभी बताया मैंने, भारत और पाकिस्तान के बीच था सर क्रीक विवाद। किसके बीच? भारत और
पाकिस्तान के बीच हुआ था सर क्रीक विवाद, तो याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भारत और, एक मिनट, अरे हाँ चलो, तो किसके बीच है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद है। अगला क्वेश्चन, वीडियो को शेयर करो। लातूर किस प्रांत में है बताइए? आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, या गुजरात में है, या मध्य प्रदेश में? बताइए लातूर कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। तो बताइए लातूर कहाँ है? बिल्कुल आप जानते हैं लातूर कहाँ है, लातूर महाराष्ट्र में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। लातूर कहाँ है? लातूर प्यारे बच्चों, लातूर मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। तो कहाँ है लातूर? लातूर महाराष्ट्र का क्षेत्र प्यारे बच्चों। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में है, और यह है गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है, उड़ीसा का अंग है। तो बताइए विदर्भ किसका अंग है? तो विदर्भ जो है महाराष्ट्र में, लातूर भी महाराष्ट्र में, विदर्भ भी महाराष्ट्र में प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पाट अंचल स्थित है बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में? तो बताइए प्यारे बच्चों, पाट अंचल किसका भाग है? तो पाट अंचल है झारखंड में। लातूर महाराष्ट्र में, विदर्भ महाराष्ट्र में, लेकिन पाट अंचल कहाँ है भैया? तो पाट अंचल मिलेगा आपको कहाँ पर? तो भैया छोटा नागपुर का क्षेत्र है, झारखंड वाला। ठीक है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे शिखर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, झारखंड का क्षेत्र है, जिसको कहते हैं क्या? पाट अंचल। अगला क्वेश्चन, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में से? बताइए झुमरी तलैया कहाँ? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में? बताइए जल्दी से भैया झुमरी तलैया कहाँ है? तो झुमरी तलैया भी भैया झारखंड में है, पाट अंचल भी झारखंड में है, और झुमरी तलैया भी। और झुमरी तलैया किस लिए फेमस है? रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए। भारत के निम्न राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहते हैं बताओ? आंध्र प्रदेश को, केरल को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को? तो किसको भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से मिला था ये, लेकिन हैदराबाद आज तेलंगाना में पड़ता है। तो याद रखना, भारत का कोहिनूर कहते हैं आंध्र प्रदेश कहते हैं ना, आंध्र प्रदेश। मैंने क्या मध्य प्रदेश टिक कर दिया? ठीक करना भैया थोड़ा इसको, क्या है, एक मिनट, कहाँ चले गए? एक मिनट दो मुझे, ओहो, एक मिनट, चलो एक मिनट। चलो, तो याद रखना भैया मध्य प्रदेश नहीं, आंसर है आंध्र प्रदेश। क्या आंसर है? आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश बोल के मध्य प्रदेश ठीक हो गलती से, तो याद रखना आंसर क्या है? आंसर है प्यारे बच्चों, आंसर है महाराष्ट्र। कहाँ है इरेजर? चलो कोई नहीं। मणिपुर का अधिकांश, तो याद रखना आंध्र प्रदेश को कहते हैं भारत का कोहिनूर। मणिपुर का अधिकांश भारत क्या है? मैदानी है, पठारी है, दलदली, पर्वतीय? बताइए मणिपुर का अधिकांश भाग कैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए जल्दी से, मणिपुर का अधिकांश भाग कैसा भैया? आप सब जानते हैं मणिपुर में ज़्यादातर पर्वत है, तो अधिकांश भाग कैसा है इसका? तो अधिकांश भाग पर्वतीय है। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद यानी स्लिट से बंधे एतीर्ण यानी बीड्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों, फ्लोटिंग आइलैंड है, पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? ये क्या करते हैं कि भाई लटकी हुई गाद में सड़ी हुई वनस्पति के द्वीपों में जो बने मकान हैं उनसे रहते हैं, उनको क्या, किस नाम से जाना जाता है इस मकानों को? तो याद रखना उसको फुमड़ी कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं उसको? उस मकान को फुमड़ी कहते हैं जहाँ ये लोग रहते हैं, गाद से सड़ी हुई वनस्पति फुमड़ी में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में? कहाँ? फुमड़ी, सुमड़ी नहीं फुमड़ी। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से? गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल? तो सिलिकॉन सिटी कौन सी है भैया? भारत की, याद रखना। तो सिलिकॉन सिटी कर्नाटक, क्योंकि सिलिकॉन वैली भी कहाँ है? कर्नाटक में। साइलेंट वैली केरल में, सिलिकॉन वैली की बात कर रहे हैं, तो सिलिकॉन स्टेट भी कौन सा है? कर्नाटक। कहा जाता है कि भारत को सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ? तो भैया वो है बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोलकाता में, हैदराबाद में, तो वो ये बेंगलुरु में। सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में।
अगला क्वेश्चन, निम्न को सही सुमेलित कर दो। औरंगाबाद कहाँ है, पालनपुर कहाँ है, हुबली कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है? तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित। भैया औरंगाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है, ये तो है नहीं, ये तो गलत है बिल्कुल, है ना प्यारे बच्चों, ये तो गलत हो गया। पालनपुर गुजरात में, हाँ ये ठीक है, पालनपुर गुजरात में, तो आंसर तो प्यारे यही है। हुबली पश्चिम बंगाल में तो है नहीं, ठीक है, तो ये गलत है ना। हुबली कहाँ है, पश्चिम बंगाल, अच्छा हुगली पश्चिम, हुबली जो है कर्नाटक में है ना, भाई हुबली तो कर्नाटक में, हुगली पश्चिम बंगाल में, ये हुबली लिखा है, हुबली। भैया हुबली जो है सबसे हुबली प्लेटफॉर्म जो है वो ये एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया और भारत का भी। गोरखपुर प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ दिया, हुबली प्लेटफॉर्म भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना। तो हुबली कर्नाटक में, तो ये गलत है। गुंटूर कहाँ है, गुंटूर प्यारे बच्चों कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, यहाँ उड़ीसा लिखा हुआ है, तो भाई ये इसे पालनपुर गुजरात में, बाकी गलत गलत मिला रखे। चलो आगे, कौन सा सुमेलित नहीं है, एक ही सुमेलित नहीं होगा प्यारे बच्चों, बाकी सब सुमेलित नहीं है। अच्छा छत्तीसगढ़ मैदान छत्तीसगढ़ का, झारखंड छोटा नागपुर ठीक है, महाराष्ट्र बिष्टी छाया प्रदेश पड़ता है, आंध्र प्रदेश में मालनाड पड़ता है, गलत बात है, मालनाड कर्नाटक में पड़ता है ना, तो यही गलत है। तो मालनाड तो कर्नाटक का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में मिलान कर, तो ये गलत है। वीडियो को शेयर कर पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, लंबी क्लास भले ही चल रही है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत क्लास है। निम्न नगरों में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है, बताइए इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, और बाकी नहीं आएंगे, तो बताओ जल्दी से, इसमें से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है? तो भैया रोहतक भी आता है, करनाल भी आता है, तो एक से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका आंसर देना बड़ा मुश्किल है, 3 और 4 आंसर है। अच्छा आंसर आ गए, तो ये ऑप्शन की तरफ जा रहे तो ऑप्शन दे रहे 3 4, ठीक है 3 4 आंसर है, ऑप्शन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो 3 4 दोनों आते, तो आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। तो बताइए उत्तर प्रदेश का भी है, हरियाणा का भी है, बताओ राजस्थान का कुछ भाग आता है नहीं आता है, जल्दी बताएं। तो राजस्थान का भी आता है, पंजाब का नहीं आता, पंजाब का कोई भी भाग एनसीआर में नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि पंजाब दूर पड़ता है ना बहुत, राजस्थान फिर भी नज़दीक पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों का सही क्रम कौन सा है? अगर कोई पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रहा है तो भैया बताओ उसे कौन कौन से शहर मिलने वाले हैं? तो भैया पश्चिम से पूरा आएगा, सबसे पहले तो राजस्थान का बीकानेर है ना भैया, फिर क्या मिलेगा, फिर अलीगढ़ मिलेगा यूपी का, है ना भैया, फिर बिहार का दरभंगा मिलेगा, फिर असम का नौगांव मिलेगा, यही ठीक है, बाकी सब उल्टे उल्टे इधर उधर पड़ जाएंगे ना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आपको भैया एक मैप दिया हुआ, मानचित्र दिया हुआ, ABCD लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, ABCD ये दिया हुआ ABCD। तो भैया बताओ कौन कौन से क्षेत्र हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, वीडियो को लगातार शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, बड़ी जरूर है लेकिन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो बताएं अब जो ए है वो कौन सा क्षेत्र है? ए जो क्षेत्र है आपको ये बारामूला नहीं लगता, कश्मीर का बारामूला, क्योंकि मैप ये कश्मीर का है, तो ये तो बारामूला है, बारामूला कहाँ है? या तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। अच्छा बी जो क्षेत्र है, बी श्रीनगर का क्षेत्र लग रहा है मुझे, हाँ श्रीनगर है, तो श्रीनगर यहाँ भी, तो बी आंसर होगा या सी होगा प्यारे बच्चों, इनमें से आंसर होना है। चलो अच्छा जो सी है, ये मुझे जो लगता है ये क्षेत्र जो है सी, ये रीजन जो है ये मुझे कहीं ना कहीं अनंतनगर का लगता है, अनंतनगर, क्योंकि हम कारगिल की बात करेंगे तो कारगिल तो ऊपर है, तो ये कारगिल है, तो डी कारगिल। तो आंसर तो आ गया प्यारे बच्चों सी। आंसर क्या है? आंसर प्यारे बच्चों सी। ये बारामूला है, ये श्रीनगर है, ये अनंतनाग नगर है, अनंतनाग क्षेत्र, झील भी है, और ये कारगिल है। तो ठीक है भैया, ये कश्मीर या लद्दाख कश्मीर का क्षेत्र है पूरा। चलो आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इधर पर अगला क्वेश्चन भैया, इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो को लगातार शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। अगला क्वेश्चन आप लोग, निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है, क्या ऐसा है? बताएं आप लोग। MP का क्वेश्चन होगा जरूर, MPPCS में आया होगा ये क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की सीमा, भैया UPPCS में भी आया है ये, UPPCS 2093 में कई बार आ चुका। तो बताइए मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, क्या ये सही बात है? सही बात है भैया, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। अब वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र,
इन सब से लगती है किसकी सीमा? मध्य प्रदेश की। भोपाल कर्क रेखा पर उत्तर में स्थित है, क्या ऐसा है? ये गलत है। पंजाब राज्य सीमा कहीं जम्मू कश्मीर में से नहीं मिलता है, ये भी। अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन यही सही है भैया। 7 राज्यों से सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार निम्न राज्यों में सही अवरोही क्रम? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो भैया राज्यों का सही अवरोही क्रम में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है? तो बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो भैया इनमें सबसे बड़ा जो आता है पहले नंबर पे जो आएगा, आप जानते हैं कि कौन सा है? पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है ना प्यारे बच्चों। सबसे बड़ा तो मध्य प्रदेश ही होगा, फिर उत्तर प्रदेश होगा, है ना प्यारे बच्चों। फिर कौन सा होगा? फिर आंध्र प्रदेश होगा। बिहार तो आंध्र प्रदेश छोटा है। तो आंसर क्या होगा? 3 4 1 2। कहाँ है 3 4 1 2? तो आंसर ये है प्यारे बच्चों, आंसर ये है 3 4 1 2। आंसर क्या है? आंसर है 4th। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो को आप शेयर करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़ते रहो। निम्न राज्यों में सबसे किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? बताओ। आंध्र प्रदेश का है, गुजरात का है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है। तो बताइए इनमें से सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो किसका होगा? भैया हम इनको अगर कंपेयर करेंगे सबको, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो आपको तमिलनाडु का क्षेत्रफल सबसे कम दिखेगा। कर्नाटक एक बड़ा है, गुजरात का बड़ा, आंध्र प्रदेश का बड़ा है। भारत के समस्त राज्यों, अगर अब हम बात करें, देखो अब अलग हो चुका है, अब आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आज के परिप्रेक्ष्य में जब आंसर करेंगे तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों? आंध्र प्रदेश करेंगे। क्यों? क्योंकि अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो चुका है। अब जो आंसर करेंगे तो वो होगा आंध्र प्रदेश, पहले आंसर था तमिलनाडु। भारत के समस्त राज्यों का क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है, बताओ कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे आता है भैया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो याद रखना चौथे नंबर पे आता है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे यूपी, उत्तर प्रदेश। भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पे आता है? तो भैया वो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आता है, तो वो आंसर है मध्य प्रदेश। तो भैया कौन सा आंसर है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा है। तो भैया आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। क्या बच्चों क्या आंसर है? उसका आंसर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत का लगभग 30% क्षेत्र निम्न राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से हैं? 30% भैया यही कब्जा किए हुए हैं। तो बताइए कौन से होंगे जो 30% राज्यों पर कहीं ना कहीं कब्जा करके बैठ गए हैं? तो जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर रहने वाला है? बताओ जल्दी से। अच्छा इसको देखना क्वेश्चन को, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गलत हो गया। क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, तो पहला जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा, ऐसा है क्या? तो भैया जनसंख्या के अनुसार महाराष्ट्र का दूसरा स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा है। हाँ ठीक है, ठीक है बैरोज। तो आंसर क्या है? महाराष्ट्र। इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आंसर है, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं है, आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल में महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी आता है ना। चलो अगला क्वेश्चन, तो बताओ 30% हिस्सा किसके पास है? बताओ जल्दी से। 30% कब्जा कर रखा है किस किसने? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भाई सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। इन तीनों के पास कुल भारत के 100% 30% क्षेत्र इन्हीं लोगों के पास है। क्षेत्रफल के क्रम के में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं क्षेत्रफल में? तो सबसे ज़्यादा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, यही है 3। निम्न में से कौन भारत के राज्य का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में सही है? तो बताइए भैया इनमें से घटते हुए क्रम में कौन सा सही है? तो भैया अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल में अवरोही क्रम में, तो छत्तीसगढ़ बड़ा है, उसके बाद झारखंड का नंबर है, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड और छोटा है। तो सब इन चारों में सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तक चलते हैं प्यारे बच्चों। क्या क्वेश्चन रहने वाला है?
अगला क्वेश्चन है भारत के निम्न राज्यों कौन को भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में, तो भैया भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में आपको आंसर देना है। तो बताइए सबसे पहला है कौन सा, राजस्थान है, ठीक है। फिर क्या है, इनमें महाराष्ट्र आएगा क्योंकि मध्य प्रदेश है नहीं, 1-3 आएगा, 1-3 कहाँ है, आंसर तो आ गया सी, है ना। फिर आएगा कौन सा, कर्नाटक, फिर आएगा तमिलनाडु। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो बताइए इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। तो क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा उत्तराखंड इन राज्यों में सबसे छोटा होगा, है ना भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्या होगा, इन राज्यों में सबसे छोटा होगा। लोअर पीसीएस का भी क्वेश्चन था ये। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा व क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है, जनसंख्या में अनुसार वो तीसरा, क्षेत्रफल में 12वां है। तो बताओ कौन सा हो सकता है वो, तो भैया जनसंख्या के अनुसार तीसरा है, क्षेत्रफल में 12वां है, वो है बिहार। क्या आंसर भैया, बिहार। भी ऐसे क्वेश्चन रहा होगा। निम्न राज्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है, पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। तो बताइए उत्तर प्रदेश से कौन कौन से लगते हैं, तो जल्दी से बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ दो। भैया उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार शेयर करो प्यारे बच्चों। तो बताओ कौन सा है, आप लोगों के सामने है। एक पंजाब तो लगता नहीं है ना यूपी से, वरना राजस्थान भी लगता, छत्तीसगढ़ भी लगता, झारखंड भी। 2, 3, 4 है प्यारे बच्चों, क्या आंसर है, 2, 3, 4, पंजाब नहीं लगता। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है, तो केंद्र शासित प्रदेश और सब मिलाकर असम बताओ किससे घिरा, कितने राज्यों से। तो केंद्र शासित प्रदेश असम से कोई लगता नहीं है, तो राज्य लगते, बताओ कितने राज्यों से असम की सीमा लगती है, तो 7 राज्यों से। किसने लगती है भैया, असम की 7 राज्यों से लगती है। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो बताओ छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं लगती, महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ, या आंध्र प्रदेश के साथ। तो बताओ जल्दी से, छत्तीसगढ़ की सीमा इनमें से किसके साथ नहीं लगेगी, भाई छत्तीसगढ़ की सीमा झारखंड से तो लगती है, लेकिन बिहार से नहीं लगती। अब बिहार से नहीं लगती, महाराष्ट्र से भी लगती है, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र की कितनी ऊंचाई अधिकतम है, माध्य समुद्र की कितनी ऊंचाई है, बताओ ऊंचाई अधिकतम है। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र की ऊंचाई अधिकतम, इनमें से समुद्र सबसे ऊंचा कौन सा है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, जोधपुर है, नागपुर है। बताइए इन चारों में से ऊंचा कौन सा है, तो याद रखना बेंगलुरु है समुद्र तल से ऊंचाई पर, इन चारों के मुकाबले। दिल्ली से भी, जोधपुर से भी, नागपुर से भी बेंगलुरु की ऊंचाई ज़्यादा है प्यारे बच्चों, याद रखना। क्योंकि बेंगलुरु जो है वो समुद्र तल से 9 से 10 मीटर ऊंचा है। अगर दिल्ली की बात करूँ वही 218 है, अगर जोधपुर की बात करूँ ये 250 के आसपास है, और नागपुर ये 312 के आसपास है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है, तो बताइए इनमें से कौन सा राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए बिल्कुल सही बात करता है, बाकी बातें गलत होंगी। तो बताइए जल्दी से कौन सी बात बिल्कुल सही है राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन है, यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, सही बात है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ केवल 40 से 60% कृषि के लिए उपयुक्त है, ये भी सही बात है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र की में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र का विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा, ये भी ठीक है। चारागाह कम पड़ता जाए, बुवाई अभी हो रही है, सिर्फ 40 से 60% बुवाई होती है, 10,000 साल पुराना है, घना बसा मरुस्थल है और मरुस्थलों के मुकाबले। तो भैया सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का एक विशेष राज्य निम्न विशेषताओं से युक्त है, तो बताओ कौन सा है वो राज्य इनमें से। यह उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है मैं इसका अक्षांश उत्तरी अक्षांश से होकर जाता है, इसका अक्षांश राजस्थान के ऊपर से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन से ढका हुआ है, वन का आवरण के अंतर्गत आता है, 80% आवरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र है तथा राज्य में रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो बताइए वन भी बहुत ज़्यादा है, 80% वन है, और इसका जो अक्षांश है वो राजस्थान के ऊपर जाता है, वन आच्छादित भी अच्छा है, वन भी अच्छे हैं। तो बताओ इनमें से अरुणाचल प्रदेश है, असम है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो भैया किसकी बातें हो रही थी ये, तो बताइए जल्दी से, ये किसकी बातें कर रहे थे, जो ये इतनी बड़ी बातें हुई, ये किसके बारे में बोल रहे थे। याद रखना ये सब अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, वन ही वन है अरुणाचल प्रदेश में जाता है ना, और इसका जो अक्षांश है वो राजस्थान के ऊपर से होकर जाता है, ये भी ठीक है।
जब मैप करेंगे तो अक्षांश भैया लेटीट्यूड रेखा लेटीट्यूड है, जब लेटीट्यूड देखा जाएगा तो इसका राजस्थान के ऊपर से ही लेटीट्यूड होकर जाता है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो भैया 7 बहनों में मेघालय नहीं आता, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, तो भैया इनमें से सिक्किम नहीं आता, सिक्किम भी नहीं आता, और ये आंसर क्या है, पश्चिम बंगाल भी नहीं आता है ना, सिक्किम भी नहीं आता, पश्चिम बंगाल भी नहीं आता, 7 बहनों में याद रखना। वर्ष 1953 में जब आंध्र एक अलग राज्य बना तो उसकी राजधानी कौन सी थी? तो बताओ, आंध्र प्रदेश 1953 में जब बना था तो राजधानी क्या थी? गुंटूर थी, कुर्नूल थी, नेल्लूर थी, वारंगल थी। तो बताइए जल्दी से, जब आंध्र प्रदेश बना था तो उस समय राजधानी क्या थी? तो उसने राजधानी बनाई थी कुर्नूल को। उस समय क्या थी राजधानी प्यारे बच्चों? कुर्नूल थी। अगला क्वेश्चन, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। भैया 1 घंटा से ज़्यादा समय हो चुका है। बिल्कुल आप हमारे प्रयास को सराहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, और आप लोग लगातार अपनी पढ़ाई में भी लग रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भैया। जीतेगा वही जो लगातार संघर्ष करते रहेगा। सिलेक्शन उसका होगा जो लगातार पढ़ाई करता रहेगा, ना जो ठंड से डरेगा, ना आंधी से डरेगा, ना तूफान से डरेगा। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, तो वही आग जलाई रखनी है आपको, वही मेहनत आपको करती रहनी है अपनी, मतलब बिल्कुल सीने के अंदर, बिल्कुल एकदम फौलादी जिगरा रखना है और सिलेक्शन तक जाना है। उसके बाद ही आपको सांस लेना है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा है आराम हराम है। तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक आप सिलेक्शन ना, उठो जागो और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन की तरफ चलो, लगातार मेहनत करो। तब तक सिलेक्शन ना हो जाए तो कसम खा लो बिल्कुल भी तब तक चैन की सांस नहीं है। अगला क्वेश्चन, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में। तो बताइए सबसे ज़्यादा जिले आपको किस में मिलेंगे? यूपी में 75 जिले हैं ना भैया। सबसे ज़्यादा जिले कहाँ? यूपी में 75 जिले। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो सिर्फ 52 जिले हैं ना, महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, तमिलनाडु में 38 हैं, यूपी में 75 हैं। तो सबसे ज़्यादा जिले कहाँ हैं? यूपी में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह है, कच्छ है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। तो बताइए सबसे बड़ा जिला है कच्छ, सबसे बड़ा शहर भी सबसे बड़ा जिला है कच्छ। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन रहने वाला अगला? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। अगला क्वेश्चन है, सोनभद्र जिले का स्पर्श करती है। बताओ सोनभद्र जिले की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं? तो बताएं भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 राज्यों को स्पर्श करती हैं सोनभद्र की सीमा। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है यूपी का, तो इसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है मेरे भाई। किस किस से? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनसे लगती है। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो इनके साथ भैया जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु हैं भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है। आंध्र प्रदेश के साथ है, ये कर्नाटक के साथ है, कर्नाटक में से प्रत्येक, या केरल, तमिलनाडु। तो बताइए क्या आंसर है प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो कौन सीमा इन चारों में से बनाता है भैया? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सबसे ज़्यादा सीमा राज्यों के साथ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न राज्यों के समूह में से कौन सा एक तेलंगाना की सीमा बनाते हैं? बताओ तेलंगाना से कौन कौन से लगते हैं प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बताएं जल्दी, तेलंगाना के साथ कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं? तो याद रखना, तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश लगेगा, कर्नाटक लगेगा, महाराष्ट्र लगेगा और छत्तीसगढ़ भी लगता है तेलंगाना से। याद रखना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश भी लगता है तेलंगाना से, और आंध्र प्रदेश भी लगता है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राजधानी है भैया। बताओ इनमें से एक सुमेलित नहीं होगा, बाकी सुमेलित होंगी। तो राजधानी है, तो बात करते हैं। तो भैया त्रिपुरा की अगरतला है, मणिपुर की इम्फाल है, आइजोल नहीं है, ये गलत है। मणिपुर की राजधानी भैया क्या? इम्फाल। मिजोरम की आइजोल है ना, तो मिजोरम अगर होता तो सही होता, ये गलत है। तो गलत पूछा, ये ही मिला नहीं है। मिजोरम की आइजोल है, त्रिपुरा की अगरतला, मणिपुर की क्या है भैया? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या है प्यारे बच्चों? इम्फाल है। आइजोल किसकी है? वो मिजोरम की है। नागालैंड की कोहिमा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, ठीक है प्यारे बच्चों। गुजरात की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? उदयपुर है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ईटानगर किसकी राजधानी प्यारे बच्चों? अरुणाचल प्रदेश की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के 29वें राज्य की राजधानी क्या है भैया? 29वां जो राज्य था वो तेलंगाना, वो 29 में नहीं, अब 28 रह के रह गए। पहले 29वां, अब 28वां। जब 29वां बना था, हैदराबाद बनी थी तेलंगाना की। निम्न में से कौन सुमेलित है? एक ही सही होगा, बाकी गलत होगा। चलो, नागालैंड की क्या भैया? कोहिमा, ये गलत है, इसकी राजधानी कोहिमा है।
चलो मिजोरम की आइजोल है, बस यही सही है। नागालैंड की कोहिमा है। असम की क्या है? असम की क्या है भैया, बताओ जल्दी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया इसमें क्या एक ही है, बाकी क्या होंगे, बाकी सारे गलत होंगे। फिर वीडियो को शेयर कर दो। अगर मैं बात करूँ असम की राजधानी क्या है, जल्दी से बताएं आप भी। भाई असम की दिसपुर है ना, ये तो आप जानते हैं कि असम की क्या है, असम की दिसपुर है, तो ये भी गलत मिला हुआ है। मेघालय की क्या है, मेघालय की शिलोंग है, ये भी गलत मिला हुआ है। मिजोरम की आइजोल है, यही सही है बस। नागालैंड की कोहिमा, ये भी गलत है। तो सही पूछा है, सही कौन सा? तीसरा सही है प्यारे बच्चों, बाकी सारे गलत हैं, बस एक तीसरा ही सही है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, बाकी सुनियोजित राजधानी नगर होंगे। तो बताइए कौन सा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगलुरु एक सुनियोजित नहीं है, सबसे ज़्यादा बाढ़ वगैरह आ जाती है, ये नहीं है। बाकी चंडीगढ़ भी सुनियोजित, भुवनेश्वर गांधीनगर भी है। भारत का तो ये नहीं है भैया, कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों? बेंगलोर एक सुनियोजित नगर नहीं है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं से लगता है, बताओ इनमें से कौन सा राज्य है जो अधिकतर सीमाओं के साथ अपनी सीमा अभी तक राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? तो बताओ कौन सा होगा भैया? तो वो कौन सा है? इनमें से उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है ना प्यारे बच्चों, तो ये बनाता है। अगला, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती? राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। तो याद रखना भैया, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र नहीं लग, झारखंड नहीं लगता, सब लगते हैं। झारखंड नहीं लगेगा तो छत्तीसगढ़ से लगता है, राजस्थान भी लगता है, गुजरात भी लगता है, महाराष्ट्र भी लगता है। मध्य प्रदेश से क्या नहीं लगता? झारखंड नहीं लगता प्यारे बच्चों। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो कितने केंद्र शासित राज्य हैं भैया? तो याद रखना इस समय सिर्फ 8 हैं। कितने हैं? 8। कितने प्यारे बच्चों? भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखना। पहले 9 थे, लेकिन दमन और दीव और दादर नागर हवेली को मिलाकर 1 कर दिया गया। तो कितने हैं? 8। तो इनमें से एक भी आंसर नहीं है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने प्यारे बच्चों? 8 है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य संघ कौन सा है? दमन और दीव, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। तो भारत का जो सबसे बड़ा संघ राज्य है वो है दिल्ली। संघ राज्य दिल्ली है, दिल्ली से ही राजधानी भी है, यहीं से प्रशासनिक राजधानी भी है, भारत की राजधानी भी है, यही है। भारत का सबसे छोटा केंद्रीकृत क्षेत्र कौन सा? चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, या दादर नागर हवेली है? तो बताइए प्यारे बच्चों, भारत का सबसे छोटा केंद्रीकृत क्षेत्र कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। भारत का सबसे छोटा केंद्रीकृत क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्रीकृत क्षेत्र भैया लक्षद्वीप। केंद्रीकृत क्षेत्र कौन सा है सबसे ज़्यादा? लक्षद्वीप सबसे छोटा। पुदुचेरी और का क्षेत्रफल विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के बीच, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के बीच, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा के बीच। तो बताइए जो ये क्या नाम है इसका, पांडिचेरी, इसका जो क्षेत्र वो किस किस के बीच डिवाइड है? तो भैया याद रखना वो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के बीच डिवाइड है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के बीच ही डिवाइड है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्न में केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र नहीं है तो कौन सा नहीं? त्रिपुरा नहीं है, दमनदीप नहीं है, लक्षद्वीप नहीं। तो भैया त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा क्या प्यारे बच्चों? राज्य है, त्रिपुरा राज्य है। दमन और दीप के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए इनमें से कौन सा सत्य कथन सही लिखा हुआ है, बाकी दूसरा क्या होगा और गलत होगा? तो बताइए कौन कौन सा कथन दमनदीप के बारे में सही है? तो बात करते हैं। संविधान स्वतंत्र उत्तर, स्वतंत्रता के ब्रिटिश आधिपत्य में था दमन, ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत बात है। दमन और दीप जो था वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका था, ठीक है, तो है नहीं। दमन दीप तो कभी अंग्रेजों के आधिपत्य में ऐसा रहा ही नहीं, पुर्तगालियों के पास था ये। अगर आप कहेंगे तो फिर किसका था? पुर्तगालियों के पास था। तो पहला तो गलत है, तो आंसर ये भी नहीं है, आंसर ये भी नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। आंसर क्या है? 2 और 3 है। दमन और दीप के बीच खंबात की खाड़ी, ये भी ठीक है। इसकी राजधानी दमन है, ये भी ठीक है। और दमन दीप नागर हवेली के एक कर दिया गया है और राजधानी बना दिया दीप, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन है तो अब ये क्वेश्चन का मतलब रहता नहीं है। दादर नागर हवेली दमन दीप को एक कर दिया गया, राजधानी बना दिया उसकी दीप। दीप बनाइए, दमन बनाइए, दमन राजधानी बनाइए उसकी। अगला क्वेश्चन, दमन राजधानी। अगला क्वेश्चन, सिलवासा राजधानी किसकी? दमन और दीप की, दादर नागर हवेली की, लक्षद्वीप की, अरुणाचल प्रदेश की। बताइए किसकी राजधानी है सिलवासा? तो ये दादर नागर हवेली की थी, लेकिन अब इसको दादर नागर हवेली और दमन दीप को एक कर दिया, राजधानी बन गई दमन। तो ये पुराना क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ से, अब इसका कोई मतलब नहीं है। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो भैया कौन सा नहीं है? गोवा। गोवा एक राज्य है,
गोवा आज एक पूर्ण राज्य है गोवा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी, सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियो, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।